गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्याय 2 का ही आगे का टॉपिक पराकोष का स्फुटन के बारे में अध्ययन करेंगे। पराकोष का स्फुटन क्या होता है? जब पराकोष परिपक्व हो जाता है तो उसके अंदर जो पराकोष भित्ति होती है वह पराकोष भित्ति में टेपिटम और मिडिल लेयर के नष्ट हो जाने के बाद खिंचाव और तनाव उत्पन्न होता है। उस खिंचाव और तनाव के कारण एक भित्ति क्या हो जाती है? फट जाती है। इस प्रकार परिपक्व पराकोष की भित्ति के फटने की प्रक्रिया पराकोष स्फुटन कहलाता है। पराकोष का स्फुटन में जो एंडोथीसियम होती है, दूसरी लेयर, उस लेयर की ओष्ठ कोशिकाएं जिन्हें स्टोमियम भी कहा जाता है, वे कोशिकाएं सहायक होती है। ये ओष्ठ कोशिकाएं जो पराकोष होता है उसकी जो पराग पाली होती है, बीजाणुधानी पालियां होती हैं, उन पालियों के एक तरफ की जो मध्य लेयर होती है, संगम केंद्र जो होता है, उस संगम केंद्र पर पाई जाती है। पराकोष के परिपक्व जब तक होता है उस समय तक टेपिटम और मिडिल लेयर नष्ट हो जाती है, क्योंकि वह जितना भी जीव द्रव होता है उसे पोषण के लिए बीजाणु मात्र कोशिका को प्रदान कर देती है, जिससे बीजाणु जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है और उनसे फिर परागकण या लघु बीजाणु बनते हैं। पराकोष का स्फुटन मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है अनुप्रस्थ स्फुटन। इसमें क्या होता है? जो पराकोष अपना होता है उस पराकोष की जो पालियां होती हैं वो पालियां अनुप्रस्थ रूप में, किस रूप में? अनुप्रस्थ रूप में। जैसे ये पराकोष पालियां और यहाँ से ये टूट जाए, 2 भागों में विभक्त हो जाए, फट जाए, उस प्रकार के स्फुटन को अनुप्रस्थ स्फुटन कहते हैं। जैसे तुलसी के अंतर्गत ये पाया जाता है। दूसरा है लंबवत स्फुटन। लंबवत स्फुटन में क्या होता है? जो परागपाली होती है उनमें परागपाली में ऊपर से नीचे की ओर एक खिंचाव के कारण बाह्य त्वचा या बाह्य चोल जो होती है वो फट जाती है। इस प्रकार के स्फुटन को लंबवत स्फुटन कहते हैं। तीसरा होता है शीर्षतः छिद्रित। इसमें क्या होता है? जो पराकोष की जो पालियां होती है दोनों, उन पालियों के ऊपरी भाग पर, किस पर? ऊपरी भाग पर छिद्र बन जाते हैं, एक या अधिक, दोनों ओर, और उन छिद्रों से धीरे धीरे परागकण बाहर निकलने लगते हैं। इस प्रकार के स्फुटन को शीर्षक या छिद्रित स्फुटन कहते हैं, जो मकोए के अंदर पाया जाता है। जबकि लंबवत स्फुटन धतूरा और कपास के अंदर होता है। तीसरा है कपाटीय स्फुटन। इसमें क्या होता है? जो पराकोष होता है उसकी पराकोष की जो पालियां होती है उन पालियों के मध्य में, कहाँ पर? बीच में कहीं भी 1, 2 या 3 या अधिक कपाट यानी दरारें पड़ जाती है। इस प्रकार के स्फुटन को हम कपाटीय स्फुटन कहते हैं, जो मुख्य रूप से बारबेरी में पाया जाता है। इस प्रकार से हम पराकोष में स्फुटन का अध्ययन कर रहे थे। अब हम इससे अगला टॉपिक अध्ययन करते हैं। तो अगला टॉपिक अपना है लघु बीजाणु या परागकण की संरचना। इसका चित्र इस प्रकार से है। परागकण जब परिपक्व हो जाते हैं तो उनके चारों ओर एक मोटा आवरण बन जाता है, जिसको बाह्य चोल, उसके अंदर वाली परत को अंतरचोल, और इस बाह्य चोल पर कुछ छिद्र पाए जाते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। अंदर एक स्पष्ट केंद्र और रिक्तिका और अन्य पदार्थ या कोशिकांग जो होते हैं वो पाए जाते हैं। परागकण की जो संरचना होती है वो एक कोशिका से निर्मित, एक केंद्र की है, अगुणित यानी गुणसूत्रों की संख्या आदि तथा गोलाकार प्रकार की संरचना है। केंद्रक और जीव द्रव जो होता है वह विशेष 2 भित्तियों से घिरा हुआ रहता है या 2 भित्तियों द्वारा परिबद्ध रहता है, जिनमें बाहरी भित्ति बाह्य चोल तथा अंदर वाली भित्ति अंतःचोल कहलाती है। बाह्य चोल जो होती है
उसकी संरचना में यह मोटी, खुरदरी, अलंकृत यानी विभिन्न प्रकार से जैसे धारीदार, कांटेदार आदि प्रकार की संरचना से युक्त होती है। बाह्यचोल का निर्माण एक विशेष रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलिन के कारण होता है या उसके द्वारा निर्मित की जाती है। स्पोरोपोलिन के कारण निर्मित होने से यह भौतिक और जैविक किसी भी प्रक्रिया द्वारा अपघटित नहीं होती है। इस बाह्यचोल पर 1 या 2 या 3 यानी 1 से 3 तक छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को जनन छिद्र कहा जाता है। जनन छिद्रों से ही जब परागकण अनुकूल परिस्थितियों में आता है तो अनुकूल परिस्थितियों में आने के बाद इन जनन छिद्रों से ही पराग नली जो होती है वो निकलती है, अर्थात परागकण अंकुरित होते हैं। परागकण अंकुरित होकर जो भी नर युग्मक होते हैं उन नर युग्मकों को मादा पुष्प के अंडाशय के बीजांड तक ले जाने का कार्य करती है। अब इसकी दूसरी जो लेयर होती है वो होती है अंतःचोल। दूसरी जो परत होती है वह अंतःचोल होती है। इस अंतःचोल की जो संरचना होती है, विशेषता होती है, वो होती है पतली, कोमल और झिल्लीनुमा प्रकार की परत होती है जो बाह्यचोल के अंदर स्थित होती है। इसका निर्माण पैक्टिन व सेलुलोज के द्वारा होता है, अर्थात ये पैक्टोसेलुलोज से बनी हुई होती है। यह परत यानी अंतःचोल केंद्रक एवं उसके जीव द्रव्य जो होता है परागकण का, उसको चारों ओर से परिबद्ध अर्थात घेरे हुए रहती है। जब परागकण का अंकुरन होता है अनुकूल परिस्थितियों में तो उस समय बाह्यचोल पर स्थित जनन छिद्रों से पराग नलिका के रूप में अंतःचोल ही बाहर निकलती है, जिसमें परागकण के नर युग्मक व नर केंद्रक स्थित होते हैं जो जायांग की या अंडाशय का जो बीजांड होता है उसके अंदर प्रवेश करती है। इसके बाद हम बात करें इसकी और विशेषताओं की कि परागकण में क्या होता है। परागकण जो होता है वो परागित जो पुष्प होते हैं उन पुष्पों से कैसे जाएगा। परागकण पर तेलीय पदार्थ पाया जाता है। वह तेलीय पदार्थ जो होता है इन परागकणों को चिपचिपा बनाने का कार्य करता है। इस पदार्थ को पोलन किट कहते हैं जो परागकणों को विशेष रंग, चिपचिपापन, विशिष्ट गंध प्रदान करता है। पोलन किट के निर्माण के लिए जो पदार्थ या पोषण प्रदान किया जाता है या निर्मित किया जाता है वो टैपेटम की कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। टैपेटम सेल्स द्वारा पोलन किट के लिए पदार्थ संश्लेषित किए जाते हैं जो कई कार्य करते हैं। इन पदार्थ का विशेष कार्य वैज्ञानिक द्वारा निश्चित लगी है, लेकिन मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि पोलन किट परागकणों के लिए किस प्रकार से सहायक होता है। नंबर 1, कीटों को आकर्षित करने के लिए। भाई कीट परागकण को देखेंगे, उसकी चमक को देखेंगे तो वो इसकी ओर आकर्षित होंगे और उसे एक पुष्प से ले जाकर दूसरे पुष्प तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो पोलन किट होता है वो चिपचिपा तेलीय पदार्थ होने के कारण जब कीट पुष्पों पर आते हैं या वहां से गुजरते हैं तो उनके ऊपर परागकण चिपक जाते हैं, जिससे भी परागकणों का परागन एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाता है। तीसरा जो पोलन किट होता है वो सूर्य की परावैंगनी जो किरणें होती हैं उन किरणों से इनकी सुरक्षा करने का या रक्षा करने का कार्य करता है। इस प्रकार युग्मकोद्भिद एवं टैपेटम कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न
प्रोटीन युक्त बाह्य चोल की गुहिकाओं एवं रिक्त स्थलों से भरे हुए होते हैं, जो नमी वाले स्थानों पर गिरकर अंकुरित हो जाते हैं और अंकुरित होकर उनसे नए पौधे का निर्माण होता है। कई बार परागकणों की संख्या अत्यधिक होने के कारण ये कई सजीवों में, विशेषकर मनुष्यों में एलर्जी जैसे रोग भी उत्पन्न कर देते हैं। तो इस प्रकार हमने आज परागकण की संरचना के बारे में अध्ययन किया है। अब अगला टॉपिक हम लेते हैं